है, जबकि दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हर वक्त इकदाम ना किए गए तो मुस्तकबिल में बहुत नुकसान होगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है और ये फैसला किया जा रहा है कि मिनी बजट नहीं लाया जाएगा। जी, ये बिलाशुबा एक बहुत अच्छी खबर है और इसमें मिनी बजट नहीं आ रहा। ये जो IMF के साथ हमारे मामला सारे चल रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि बाइडन इंतज़ामिया की तरफ से ये जो टीम आई है, आगे तो जाहिर है कि उनके मुख्तलिफ नामों का ऐलान हो रहा है उनकी काबीना के, और उसमें जो है वो सेक्रेटरी कॉमर्स भी नए वहाँ पे नई शख्सियत अपना जिम्मा संभालेगी और बाकी जगहों पर भी। तो मेरा ख्याल है कि ये बाइडन इंतज़ामिया ने जाते जाते एक बहुत अच्छी पाकिस्तान के लिए एक फेवर हुई है उनकी तरफ से, और उस फेवर का हमें हतमी तौर पे कोई ना कोई फ़ायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि अब ये है कि अब काफ़ी कुछ हो चुका। जो ये हमने वहाँ पे मौसमियाती जो तबाहियाँ पूरी दुनिया में आई और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे आई, उसके बाद जो है वो कितने पैसे हमने कितनी कॉन्फ्रेंसेस में कहा कि जी इतने अरब डॉलर्स आ रहे हैं, और वो कुछ मिलियन डॉलर्स दुनिया ने दिए। तो दुनिया जो है वो बड़े इस वक्त सब मुल्कों को, सब रियासतों को, सबको अपनी अपनी पड़ी है, अपने अपना सब काम निपटा रहे हैं। तो इस वक्त जो हम ये बातें करते हैं ना कि फलाना मुल्क के साथ हमने बात की, बरादर मुल्क हमारा वो बात करेगा ट्रंप से, वो दूसरा मुल्क उससे बात, ये एक इंतहाई गैर संजीदा और एक मतलब मुझे नहीं पता कि ये किस तरह की बातें वहाँ डिस्कस हो रही हैं। पाकिस्तान से बाहर तो कम से कम ऐसा कोई हमें सुनने में नहीं आ रहा। और दुनिया जो है वो अपनी ये जो एक पुराने बोसीदा सिस्टम में गिर रहा है, क्योंकि एक सुपर पावर के अंदर जो एक सुपर पावर है इस वक्त तक, चाइना इमर्ज हो रहा है, तो चाइना खड़ा हो गया सामने आके जो में, लेकिन भारत सुपर पावर तो एक ही है, मैशत उनकी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा फौज भी उनकी है, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस भी उनका है। तो बात यह है कि वहां पर तो दीवारें गिर गई हैं, वो गिरती हुई, वो एक नारा लगाते थे गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, तो वो धक्का जो है वो वहां पे वो लग रहा है, और बड़ी तेजी के साथ वहां पे जो है वो बड़ी तब्दीलियां भी आ गई हैं। और इसमें जो है वो देखें, सबसे पहले तो कल जैसे हमने बताया था सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप शुरू करेंगे वहां पे, तो सबसे पहले तो सेक्रेटरी जो है वो सेक्रेटरी खारजा की पोस्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सेक्रेटरी खारजा की जो पोस्ट है उस पे मार्को रूबियो आ गए, ठीक है। और मार्को रूबियो को हमने कल भी बताया था कि वो चाइना हॉक भी हैं, क्यूबा से उनका ताल्लुक उनकी फैमिली का रहा, वो ये इमिग्रेंट्स के हवाले से उनकी ख़ास नुक्ता नज़र है, मशरिक़ वस्ता के हवाले से, ये सारी बातें हमने कल कर ली थी। लेकिन एक जो बड़ी मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वो दी गई है ईलॉन मस्क को। अच्छा, ईलॉन मस्क को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो गवर्नमेंट, वो जो यानी आप ये समझें कि जो गवर्नमेंट ऑफ यानी GOGD का नाम है, यानी गवर्नमेंट एफिशिएंसी, पूरी हुकूमत की एफिशिएंसी कैसे होगी ट्रम्प दौर में, उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट कायम किया जा रहा है, जो असल में हुकूमत के बाहर होगा, लेकिन तमाम तर हुकूमती जो काम होंगे, हुकूमत की सलाहत होंगी, पॉलिसीज होंगी, उन पे वो नजर रखेगा। अच्छा, उसमें जो है वो इलॉन मस्क जो हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। इलॉन मस्क के बारे में यकीनन पता होगा, सबको पता होना चाहिए। उनकी जो वालदा हैं इलॉन मस्क की, अब तो वो बहुत बड़े दुनिया में मेरा ख्याल से हर शख्स उनका नाम जानता है। इनकी वालदा जो हैं ये इनका ताल्लुक जनूबी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से था, और इनकी वालदा जो हैं वो माय मस्क के नाम से वो कनाडा में सेटल हो गई थी। अब भी वो उस वक्त भी, जब वो आज से कई साल पहले भी वो एक मॉडल थी, और अब भी वो मेरे ख्याल से उनकी 76 या 78 बरस उनकी उम्र है। अब भी वो मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट्स वगैरह में आती हैं इनकी वालदा ईलॉन मस्क की।
अच्छा, तो ये कनाडा में आ गए 18 साल की उम्र में। कनाडा से फिर ये चूंकि इनकी वालदा जो थी वो कनाडा की नेशनल थी, तो इसलिए उनको नेशनलिटी मिल गई। साउथ अफ्रीका से कनाडा आ गए, कनाडा से फिर स्टैनफोर्ड आ गए। स्टैनफोर्ड आके इनको बहुत ज़्यादा जाहिर है कि इनको बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में इधर उधर ये नहीं गए। इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू कर लिया था 97-98 में पहला, और फिर उसको उन्होंने 300 मिलियन का 1-2 सालों में इन्होंने बेच दिया, फरोख्त कर दिया। फिर उसके बाद इनकी कामयाबियों की एक ना ख़त्म होने वाली दास्तान है। उसमें टेस्ला से लेके न्यूरालिंक से लेके, और फिर उसके बाद अब ये एक्स के ऊपर, और इलेक्ट्रिक कार्स, और स्पेस शटल, तो बहुत आगे जो है ये जा चुके हैं। और ये जो है ये इनको ये डिपार्टमेंट जो है ख़ास तौर पे, अच्छा इनके साथ जो दूसरी शख्सियत होगी जो अच्छा 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा इनके पास पैसे हैं। और जैसे ही इनका नाम ये ट्रम्प जीते तो उसमें 20 बिलियन डॉलर्स 20 बिलियन डॉलर्स के इनके एसेट्स में इजाफा हो गया। तो 320 बिलियन, कुछ लोग कहते हैं 370 बिलियन, लेकिन 320 और 370 के दरमियान कहीं इनके स्टॉक्स बढ़ते जा रहे हैं हर रोज। इनके साथ जो दूसरे शख्स मौजूद होंगे जो तमाम तर हुकूमती मामलात पे नजर रखेंगे, वो विवेक रामास्वामी हैं। अच्छा, ये जो विवेक हैं ये इनके साथ होंगे, ये भी बिलियनर हैं, कारोबारी शख्सियत हैं। और ये जो हैं ये भी जो हैं ये आप इस तरह से समझें कि ये भी हुकूमत से बाहर रह के इलॉन मस्क के साथ हुकूमत की कारकर्दगी में नजर रखेंगे। तो ये एक अलग से डिपार्टमेंट वहां पे कायम हुआ है, और ये जो है इस्लाहात भी करेंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि इलॉन मस्क ने कुछ अरसे पहले जो है वो ये कहा था कि हम 2 ट्रिलियन डॉलर्स की कटौती करेंगे, यानी, और मैं यहाँ पे वॉशिंगटन पोस्ट कोट कर रहा हूँ जो फर्स्ट स्लाइड हम दिखा सकें। इलॉन मस्क ने कहा था कि 2 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च कर रहा है अमेरिका। तो ये उसके ऊपर ये जाहिर है विवेक के साथ ही मिलके डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGE, इसको डॉज के नाम से इसका मुखफ़फ़ है, तो ये इन्होंने बना लिया है। अच्छा, ये जो है ना, ये मैं जो ट्रम्प के जीतने के बाद जो मैंने फिगर्स कोट की थी, तो ये फॉर्च्यून, ये थर्ड स्लाइड अगर हम दिखा सकें कि इनकी नेटवर्थ जो है वो 300 बिलियन को क्रॉस कर गई। CNBC वाले ये कह रहे हैं, फोर्थ स्लाइड हम दिखाएं, कि 70 बिलियन में इनमें इजाफा हो गया। 70 बिलियन, यानी 300 बिलियन क्रॉस कर गए फॉर्च्यून के मुताबिक। 70 बिलियन ट्रम्प की अनाउंसमेंट के साथ ही इनमें जो है वो इनका नाम जो है वो आगे चला गया। तो एक तो ये नाम नया अनाउंस हुआ है। दूसरी जो इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि कल हम बात कर रहे थे कि काश पटेल जो हैं उनको लाया जाएगा CIA के सरबराह के तौर पे, लेकिन CIA के जो सरबराह हैं, डायरेक्टर CIA, वो जॉन रेडक्लिफ हैं। अब ये जॉन रेडक्लिफ का बड़ा एक इम्पोर्टेंट इनका रोल है, हतमी फैसला इनका हो गया है, ये CIA के चीफ होंगे। मुझे नहीं पता, काश पटेल जो है वो लास्ट मिनट पे उनको ड्रॉप किया गया और ट्रम्प जो है उन्होंने इनका नाम चुना। ये जो है ये डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस रहे हैं मई 2020 से जनवरी 2021 तक। अब ये डायरेक्टर CIA, ठीक है, ये यानी वो पोजीशन जहां पे विलियम बर्न्स, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन, डायरेक्टर CIA। अच्छा, तो ये डायरेक्टर CIA और ये जो हैं ये चाइना हॉक हैं, और ये बाइडेन की जो मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी रही है उसके शदीद नकाद भी रहे। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो भी हो गई। फिर उसके बाद जो ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी कि टॉम होमन जो हैं वो बॉर्डर ज़ार हैं। बॉर्डर ज़ार यानी तमाम तर जो ये जो होमलैंड सिक्योरिटी और बाकी मामलात को नॉर्थ साउथ आगे पीछे की जो सरहदें हैं सारी, उनकी होमलैंड सिक्योरिटी, इमिग्रेंट्स को बाहर निकालना है, कैसे निकालना है, क्या करना है। लेकिन उसके साथ अब इनके साथ जो है वो कृषि नॉन जो है वो भी इनके साथ आ गई हैं।
टॉम होमन जो है वो ज़ाहिर है सीनियर ओहदे पे हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा, अगर आप ये कहें कि सबसे ज्यादा जो सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट है, वो ऑस्टिन लॉयड की जगह सेक्रेटरी डिफेंस की अनाउंसमेंट भी हो गई है। और सेक्रेटरी डिफेंस की जो अनाउंसमेंट हुई है उस पर काफी लोग हैरान भी हैं। ये हैं पेटे हेक्सेट। पेटे हेक्सेट जो हैं ये एक तो बहुत अमीर आदमी है, ठीक है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये फौज में रहे हैं और सेक्रेटरी डिफेंस आ गए हैं, यानी लॉयड ऑस्टिन की जगह, यानी पेंटागन के चीफ हैं। अब इनके अंडर होंगी सारी फौज और चेयरमैन जॉइंट और बाकी लोग ये अपॉइंट करेंगे सारे। लेकिन इनका बैकग्राउंड जो है वो इस लिहाज से इंटरेस्टिंग है कि पहले जब ट्रंप आए थे तो 4 स्टार जनरल जेम्स मैटिस को लेकर आए थे, वो जो है वो मार्क एस्पर को लेकर आए थे। लेकिन ये जो अनाउंसमेंट है 44 साल हैं, ये 44 इयर्स इनकी एज है, और ये जो नए सेक्रेटरी डिफेंस हैं ये डोनाल्ड रम्सफील्ड के बाद सबसे कम उम्र, यानी 44 इयर्स इनकी उम्र, 44 साल की हैं और अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस हैं। अच्छा, इनकी एक तो ये है कि ये फौज में रहे और इन्होंने अफगानिस्तान में भी सर्व किया है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अफगानिस्तान में भी सर्व किया है, इन्होंने इराक में भी सर्व किया है, और उसके बाद ये जो अब इनको लोग ज्यादा जानते हैं वो इसलिए जानते हैं कि पिछले चंद सालों से ये फॉक्स न्यूज के ऊपर इनका प्रोग्राम करते हैं। एक प्रोग्राम इनका आता है बड़ा जबरदस्त किस्म का, और उसको ये प्रोग्राम, तो ये टीवी होस्ट हैं या टीवी मेजबान हैं, या आप कहें कि हमारे मुल्क के लिहाज से सीनियर तज्जियाकारों में से एक हैं। और ये जो है ये दिफाई उमूर पे भी बात करते हैं, पॉलिटिक्स से भी बात करते हैं। अगर आप इनको सुने तो ये उसके बाद ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी बात करते हैं। तो ये एक मतलब काफी दबंग किस्म की शख्सियत हैं। ये भी चाइना हॉक हैं। तो ये जो है ये वहां पर ये इनकी पोजीशन आ गई है। अच्छा, जो कृति नोएम है वो साउथ डिकोटा की गवर्नर हैं। अच्छा, माइक वॉल्श हम पहले बता चुके हैं, ठीक है ना, कांग्रेसमैन है और वो एनएसए आ रहे हैं, यानी वो जैक सलिवन की जगह संभालने जा रहे हैं। और तो ये सारे लोग जो हैं ये अपनी अपनी जगहों पे अनाउंसमेंट इनकी होने जा रही है। अब सेक्रेटरी एजुकेशन के आता है, लेबर कौन आता है, एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें लोग मुख्तलिफ आएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि ये जो है ये यहाँ पे ये पोस्टें जो हैं ये अनाउंस हो गए। अब देखना ये कि एफबीआई के डायरेक्टर कौन होंगे, क्रिस रे की जगह, वो जाहिर है वो इंपॉर्टेंट पोस्ट, वो तो फायर करेंगे क्रिस रे को। उन्होंने कहा था मैं आते ही फायर करूंगा फौरी तौर पे, क्योंकि क्रिस्टल रे जो है वो उनको सिक्योरिटी फ्राहम करने में फेल हो गए थे। अच्छा, और इसी तरह से प्रेस सेक्रेटरी अभी देखते हैं कि व्हाइट हाउस की बाकी पोस्टें जो हैं वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ये जो यानी दुनिया के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि सेक्रेटरी डिफेंस अनाउंस हो गए, CIA चीफ अनाउंस हो गए, जो इलॉन मस्क टोटल बाहर से बैठ के देखेंगे गवर्नमेंट की कारकर्दगी को, और उसके साथ जो है वो बाकी लोगों के नाम भी हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं। होमलैंड सिक्योरिटी का भी आ गया, बाकी लोगों को भी आ गया। अच्छा, और ज़ाहिर सेक्रेटरी स्टेट की भी आ गया नाम इनका। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसको इस पूरी की पूरी जो काबीना सामने आ रही है, कैबिनेट इंपॉर्टेंट पोस्ट आ रही हैं, चाहे वो CIA चीफ हो, चाहे वो व्हाइट हाउस काउंसिल हो, चाहे माइकल NSA हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस में जो एम्बेसडर हैं LEC स्टेफेंक, वो जो है वो हों, या टॉम होमन हो, या स्टीफन मिलर हो जो कि डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं पॉलिसी के, उनका नाम भी अनाउंस हो गया है। तो ये जो सारे लोग हैं ये बुनियादी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के एक तो बहुत करीब हैं। इनको लाने में कई लोगों को इस टीम में शामिल करने में इलॉन मस्क का हाथ है। कई लोगों को जो इंट्रोड्यूस करवाया है वो कई लोगों तो ट्रंप खुद जानते हैं, कई लोगों को JD वेंस करीब लेकर आए हैं, और जो कि उनके मुंतखब नायब सदर हैं। तो ये पूरी जो टीम है ये अब टीम एक आप समझ लें कि एक तो चाइना हॉक्स हैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। नंबर 2 ये है कि ये यूक्रेन के ऊपर भी प्रेसिडेंट ट्रंप का जो नुक्ता नज़र है उसको कैरी करेंगे। और नंबर 3 ये है कि ये सारे जो हैं ये इनमें से जो अक्सरियत है वो ऐसी है कि जो कि
इसराइल को फेवर करती है मशरिक़ वस्ता में। अच्छा, और ये जो है ख़ासतौर पे जो माइक हुकबी हैं जो कि मशरिक़ वस्ता के लिए नए नुमाइंदे नामजद हुए हैं वहाँ पे, ये वो पोस्ट है जिसपे ब्रेट मैकर्क थे पहले। तो ये भी बिल्कुल आप समझेंगे ये सेटलमेंट्स के हामी हैं, और ये पूरी एक आप समझें कि अभी पूरा मंजरनामा दुनिया का तब्दील होने जा रहा है। तो एक सिस्टम जिसे कहता हूँ सिस्टम ग्लोबल लेवल पे वो गिरती हुई दीवारें हैं, तो गिर गया एक सिस्टम, तो उसके मुतबादिल अब लोग कैसे आएंगे। मेरा अपना ये ख्याल है कि एक हॉकिश दुनिया में हम जा रहे हैं, पूरी दुनिया एक हॉकिश है, क्योंकि ज़ाहिर सामने जो हॉक्स हैं तो आप इधर भी हॉक्स होंगे। ये जो गुडी मैं हमेशा देखें, मैं ये बात कहता हूँ, ये गुडी हंसी मजाक हो रहा है, मतलब है कि अटकेलियां कर रहे हैं, अच्छा जी ऐसे वो जी हमने मैसेज पहुंचाना है किसी को, नहीं जी ऐसे नहीं करो, जी ऐसे कर लो, पीआर बना रहे हैं, अपनी वो जुगाड़ें ढूंढ रहे हैं। ये सारी दुनिया में अब खत्म होने जा रहे हैं। इन लोगों के टिप्स के ऊपर चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है, मशरिक़ वस्ता है, अफगानिस्तान है, कतर है, यूरोप है, लैटिन अमेरिका है, बस पूरी दुनिया, इनको बताने की जरूरत नहीं है, ना इनको लॉबी करने की जरूरत है। ये मैं आपको बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, इनको ये अपना एक जहन वर्ल्ड व्यू रखते हैं ऑलरेडी। मतलब मैं किसी के थ्रू इनको पहुंच के कि नहीं जी देखें वो तो ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, वो कहेंगे एक मिनट हट जाओ, वो देखो दरवाजा उधर से जाओ, ऐसे नहीं होता, ये हमारा बस हम फिक्स, ये अपने बिल्कुल आप समझें कि ये 2 नंबर लोग नहीं हैं, ये अपने आइडियाज में बिल्कुल पक्के हैं। इनको पैसा वैसा खिला के आप इनके आइडियाज नहीं चेंज कर सकते, अब ये लॉबी करेंगे, हम यूं करेंगे, ऐसे समझाएंगे। ये चाइना हॉक्स हैं, ठीक है, और ये इनकी अच्छा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको दुनिया कैसे डील करेगी। तो दुनिया भी जाहिर है कहीं इनके मुकाबले पे हॉक्स लाएगी, कहीं नरमी दिखाएगी, कहीं आगे पीछे दाएं बाएं। ये अमेरिका फर्स्ट वाली बात है, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन इंटरेस्ट फर्स्ट होंगे, ठीक है। बाद में दूसरे मुल्क आते हैं, कोई इत्तेहादी है नहीं है, उसको भी प्रेशर डालना है, उसको भी रगेदा लगा दो उसको। तो ये जो है इनके साथ जो डील करना है वो दुनिया डिप्लोमेसी भी रखेगी, एक हॉकिश व्यू भी रखेंगे लोग, और तरीके से चलेंगे, हटो बचो। लेकिन इनकी मौजूदगी में, जो मैंने कल भी बात की थी, मुझे गालिबन ये इम्कान लगता है कि इनकी मौजूदगी में वो ब्रिक्स और जो बाकी फोरम्स हैं वो स्ट्रांग होते जाएंगे, इनका दबाव बढ़ेगा बहुत ज्यादा, तो लोग उधर देखेंगे, कौमें उधर देखेंगी, मुल्क उधर देखेंगे। ये उसके नतीजे में मजीद प्रेशर बढ़ाएंगे, या उसके नतीजे में थोड़ा सा रिट्रीट करेंगे कि ये सारे ऐसा ही ना हो कि ब्रिक्स में चले जाए, हम इतना दबाव डालेंगे सारे ब्रिक्स में या एसयू में चले जाएं, और मुतबादिल करेंसी लाके जो काम 5 साल बाद होने जा रहा था डी-डॉलराइजेशन का, वो उससे पहले ही हो जाए। यूरोप पे इतना प्रेशर ना डालेंगे भी, यूरोप के मुल्क भी जो है वो कहेंगे अच्छा जी इटली की तरह हम भी। देखिए अमेरिका क्या करेगा, मतलब ये मुल्क खुद भी तो अपनी जगह बड़े स्ट्रांग मुल्क है ना, सारे यूरोप के और वस्ती एशिया के और जनूब मशरिकी एशिया के और जनूबी एशिया के भी। अब आ गया इसमें कि आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट ये है कि कुछ देर के बाद, जब ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा होगा, ये जा रहा है, और कुछ देर के बाद जो है, चंद घंटों के बाद जो है, वो डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं व्हाइट हाउस। उनको व्हाइट हाउस बुलाया है प्रेसिडेंट बाइडेन ने। ये प्रेसिडेंट बाइडेन की आखिरी मुलाकात जो हुई थी ट्रंप से, तो वो तो उस डिबेट के दौरान हुई थी ना, जिसमें ट्रंप ने बिल्कुल ही जबरदस्त होके वो खेल से आउट हो गए थे, वो मुकाबले से ही निकल गए थे बाइडेन। तो वो जो मुबाहिसा हो रहा था उनका टीवी पे, तो उसके बाद ही पहली मुलाकात होगी इनकी। 1-on-1 कभी मतलब इनकी गपशप नहीं लगी। ये 9/11 पे एक तकरीब में मौजूद थे, मगर इनकी कोई सलाम दुआ, कोई दोस्ती वोस्ती इनकी आपस में नहीं हुई। वो मुबाहिसा ही हुआ था, और बड़े ज़ाती हमले उससे पहले भी होते रहे और उसके बाद भी होते रहे। तो ये दूसरी दफ़ा जाएंगे। इससे पहले तो 2016 में, 8 साल पहले, इनको व्हाइट हाउस में ओबामा ने बुलाया था, अब इनको बाइडेन ने बुलाया है। ये बात वाज़ेह नहीं है कि कैमला हैरिस वहाँ होंगी या नहीं होंगी, या जेडी वांस वहाँ होंगे नायब सदर या नहीं होंगे, या ट्रंप के साथ उनकी टीम के लोग कौन से जाएंगे, क्या मेलानिया ट्रंप होगी, उनको दावतनामा दिया है, लेकिन क्या डॉक्टर जिल बाइडेन होगी, अभी थोड़ी देर में जो विजुअल वगैरह आएंगे तो उनकी क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, इसमें लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन है
वो प्रेसिडेंट बाइडेन इनके साथ अलग करके उसके बाद ट्रम्प जो है रिपब्लिकन से अपने गुफ्तगू करेंगे, हाउस से अपनी टीम्स को अनाउंस कर रहे हैं और इनको ट्रम्प को ब्रीफिंग्स शुरू हो गई। अब हमारे यहाँ जो एक बात हो रही है और मैं उस पर क्या तबसरा करूं कि 20 जनवरी को अपने दफ्तर में आएंगे। भाई जब इन्होंने नाम अनाउंस कर दिए हैं तो अब लोग, आपका ख्याल है सेक्रेटरी ब्लिंकन से बात कर रहे होंगे जब नए, बल्कि ये जो इनके नए जो सेक्रेटरी खारजा और बाकी सारे लोग हैं, रूबो मार्को वगैरह, ये सारे देख रहे होंगे कि अच्छा कौन कौन है जो पुराने सेक्रेटरियों के साथ अभी भी लगा हुआ है, कौन कौन है जो उनके साथ अभी भी लाइनें फिट कर रहा है। तो ये इनको ब्रीफिंग्स शुरू हो गई हैं, ठीक है ना। इनके जैसे जैसे नाम इनके अनाउंस होते जा रहे हैं, इनको इनके डिपार्टमेंट्स अब ब्रीफिंग दे रहे हैं और ब्रीफिंग्स, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो हैं वो इनको जाना शुरू हो गई हैं और साथ ही वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो हैं वो ब्रीफिंग्स वो इलेक्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी जाना शुरू हो गई हैं या शुरू हो जाएंगी किसी भी वक्त। अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल में आज क्या होगा? एक तो ये कि ट्रम्प जो बात करेंगे रिपब्लिकन्स के साथ, दूसरा, अच्छा काश पटेल कहाँ गए मुझे नहीं पता, उनको कहीं ना कहीं होना चाहिए था इस टीम में, लेकिन ये कि काश पटेल की जगह दूसरे CIA चीफ आ गए हैं। तो ये बात मैंने आपसे कहा ना कि जब तक अनाउंसमेंट्स नहीं हो रही, अभी तो अनाउंसमेंट हो गई कि ये सेक्रेटरी डिफेंस की अनाउंसमेंट भी फॉर्मल होनी है, लेकिन बहरहाल यही लोग हैं। अब देखें ना, फॉक्स टीवी से वो जो वहां पे कमेंटेटर थे वो सेक्रेटरी डिफेंस होंगे और इलॉन मस्क की सारी हुकूमत को बाहर बैठ के, अच्छा बाहर बैठने का फायदा उनको ये है कि ये जो डिपार्टमेंट बाहर बन रहा है तो उसके नतीजे में उनको एसेट्स अपने डिस्क्लोज नहीं करने पड़ेंगे उनको भी और विवेक को भी, और वो बहुत ज्यादा हुकूमत की जो पाबंदियां होती हैं कि कांग्रेस के सामने टेस्टिफाई करो, ये करो, फलां करो, ये वो, तो वो उससे वो उनकी सबकी बचत, वो बाहर ही है, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन हुकूमत पे नजर जरूर रखेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे। अच्छा, अब इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन है वो अब एक तरफ से तो लेमटक हो गए कि ब्रीफिंग्स वहां शुरू हो गई और नाम वहां पे आना शुरू हो गए, ठीक है, नाम आना शुरू हो गए। और जब जाहिर है कि नए सेक्रेटरी डिफेंस और नए सेक्रेटरी स्टेट और नए CIA चीफ और सारे नए लोगों के नाम अनाउंस हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट में कौन सा नुमाइंदा होगा, कौन सा नुमाइंदा जनूबी एशिया में होगा, कौन किधर जाएगा, ये तेजी के साथ अनाउंसमेंट शुरू हो जाएंगी। तो फौरी तौर पे दुनिया जो है वो उनसे राब्ता करेगी और उनसे राब्ते की कोशिश करेगी। लेकिन पहले मैंने जैसे कहा कि ये सारे वो लोग हैं जिनसे राब्ता करके इनका जहन चेंज करवाना जरा मुश्किल काम है। मतलब या तो आप कन्विंस करेंगे इनको, लोग मुल्क कन्विंस करेंगे बिठा के, ये इनको समझाएंगे, ये खुद समझेंगे दुनिया के हालात को, लेकिन ये अपना एक वर्ल्ड व्यू रखते हैं और कुछ बातों में तो फिक्स है, बिल्कुल उनका जहन आप तब्दील नहीं करवा सकते कि पैसा देके, लॉबी देके, जैसे पहले होता था ना, ये नहीं, ये बिल्कुल इनका, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, इनके ख्यालात हैं। उनके ख्यालात दुनिया पे किस तरह उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है और क्या इनको ये इस बात का इदराक होता है कि हम इतना प्रेशर ना डालें कि दूसरे ब्लॉक्स सामने मजबूत होना शुरू हो जाएं, जैसे ब्रिक्स है तो, या SCO है, ये और हैं सारे, तो चाइना रशिया बड़े प्लेयर्स के तौर पे हैं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, देखिए मुतबादिल तो सिस्टम आ गया है ना दुनिया में कि पाबंदियां लगी रशिया पे, लेकिन रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ा उससे, तो मुतबादिल सिस्टम तो खड़े हो रहे हैं। तो इन्होंने बहुत केयरफुली चलना है कि हम इतना प्रेशर ना डालें कि वो मुतबादिल फोरम जो है वो अपनी रशिया से ऑयल ले रही है दुनिया, इधर करना है तो OPEC प्लस आगे पीछे दाएं बाएं। तो ये एक हॉकिश टीम है, लेकिन ये आगे किस तरह बढ़ेगी और इम्प्लीमेंट कैसे करेगी फैसलों पे, ये बात इंपॉर्टेंट है। और क्या उसके नतीजे में दूसरे ब्लॉक्स स्ट्रांग होंगे, मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ राब्ता बढ़ाएंगे, मेरे ख्याल से ऐसा होने के इम्कानात बहुत ज्यादा है कि वो दूसरे ब्लॉक्स भी आगे स्ट्रांग हो। अब उसमें मसला ये कि ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि गिरती हुई दीवारें, ये पूरे जो कि सिस्टम कोलैप्स हो गया ना अमेरिका में, ट्रम्प के आने के बाद वो सिस्टम ही कोलैप्स हो गया। लॉबी, पैसे, मतलब लॉबिंग फर्म हायर कर लो, इश्तिहार छपा दो, खबरें दे दो, ये दे दो, उसके साथ खाना खा लो, चाहे वो किसका जानने वाला है, चाहे उसने उसको कहो, भाई वो सब एक दूसरे पे नजर रखी हुई है, एक ही क्लब है और इलॉन मस्क बाहर बैठे हैं और वो बाहर बैठे हैं। और वो मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक कोई आदमी आ गया और वो कह रहा है जी पॉलिसी चेंज कर दो, नहीं, वो उसके लिए कन्विंस करना पड़ेगा इसका। अच्छा, अगर देखें अब जैसे इलॉन मस्क हैं, अब इलॉन मस्क जो है वो इंडिया में वो चाहते हैं कि उनको जो है वो रिलायंस जियो के नाम से, ग़ालिबन GIO, उसको जियो ही
पढ़ते हैं मेरे ख्याल से। तो रिलायंस ग्रुप के साथ जो उनका जो ये मामलात हैं सारे, जो उनका स्टारलिंक उनके साथ compete कर रहा है इंटरनेट के मामलात पे और बाकी मामलात पे सारे। तो स्टारलिंक मतलब अब स्टारलिंक जो है उसके साथ compete कर रहे हैं मुकेश अंबानी के साथ। तो क्या मुकेश अंबानी इंडिया जो है वो रेजिस्ट कर पाएगा इलॉन मस्क को, और मुकेश अंबानी, या दोनों के दरमियान आधा आधा कुछ हिसाब किताब होगा? क्योंकि ये भी प्रेशर, इन्होंने भी वो सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह इनको भी हो गई है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि एक कॉम्प्लेक्स सा सिनेरियो है, मतलब लोगों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हैं, लोगों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हैं, और ये अच्छा। अब आज दूसरी क्या चीज होने जा रही है, वो खाना खाएंगे या चाय पियेंगे, जो भी करेंगे। उसके बाद बाइडेन जो है ट्रंप से मिलने के बाद, उसके बाद जनाब शी जिनपिंग जो है वो पेरू पहुंच गए। अच्छा, ये पेरू में जो है वो हो रहा है ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का इजलास, जो चंद रोज पहले भी मैंने बात की थी। 21 मुल्क हैं उसमें, 21 मुल्क, और उसमें कनाडा भी है, उसमें जो है वो अमेरिका भी है, उसमें रशिया भी है। और क्योंकि रशिया भी तो वो पैसिफिक, रशिया का जो ईस्ट है वो तो पैसिफिक में खोलता है ना, तो वो पैसिफिक में वो भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, कनाडा भी है। कनाडा भी आप देखें तो उधर इधर इस तरफ अटलांटिक, उस तरफ पैसिफिक, तो ये सारे मुल्क हैं। और पैसिफिक में जो है वो फिर जाहिर है कि जापान भी है, कोरिया भी है, वहां पे इंडोनेशिया, ये सारे 21 मुल्क हैं, ये बहुत बड़ा फोरम है। तो वहां पे शी जिनपिंग भी पहुंच रहे हैं, वहां पे बाइडेन भी पहुंच रहे हैं। रशिया से दायरा पुतिन ट्रेवल नहीं कर पा रहे इस वक्त, उनके इश्यूज हैं, लीगल इश्यूज, तो उनकी जगह लेवरोव शायद वहां पे पहुंचे। तो बाइडेन और शी जिनपिंग की वहां पे एक मुलाकात एक्सपेक्टेड है। फिर G20 का इजलास होने जा रहा है ब्राजील में, इसके साथ ही यहाँ पे ट्रंप की टीम अनाउंस हो रही है, दुनिया रीअलाइनमेंट कर रही है, अपने आप को देख रही है कि मामलात कहाँ किस तरफ जाते हैं आगे। और वहां पर G20 का इजलास हो रहा है, वहां G20 में फिर बाइडेन भी होंगे, शी जिनपिंग भी होंगे, यूरोप के मुल्क भी होंगे, अरब ममालिक भी होंगे, इंडिया भी मौजूद होगा। तो G20 में क्या मुलाकातें किसकी आपस में होती हैं? बाइडेन की मुलाकात जो है, बाइडेन तो लेम डक हो गए, तो क्या वो आपस में मुल्क जो है, अच्छा मुल्क आपस में भी बात करते हुए शी जिनपिंग से थोड़ा सा चाहेंगे भी कि बात हो, ताकि मैसेज भी जाए अमेरिका को, भाई हमारे तो इनसे ताल्लुकात हैं, हम तो इस, लेकिन थोड़ी सी शायद कुछ हिचकिचाहट भी हो कि भाई ऐसा तो नहीं कि एकदम से शी जिनपिंग के साथ बहुत जपियां पाते नजर आ जाएं तो उधर नाराज हो जाए। मेरे दोनों तरफ जो है ना मुल्क सोच रहे हैं कि हम ये शो करेंगे हम चाइना के साथ हैं, भाई ज्यादा प्रेशर मत डालना, लेकिन वो ये भी नहीं शो करेंगे कि बहुत ज्यादा चाइना। तो अभी ये पूरी दुनिया में एक सिस्टम, जो मैंने पहले भी बात की थी कि ट्रंप ना रिपब्लिकन है रिपब्लिकन एक तरह से, मगर उनको आप रिपब्लिकन रवायती ना समझें, वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश नहीं है, ना आप ट्रंप को समझें कि वो तो, ये ओबामा दौर तो फारिग हो गया ना, ये जो भी चलता रहा ना, बाइडेन के दौर में भी ओबामा, और ये पहले ट्रंप दौर में भी ओबामा घुसे हुए थे, बस ओबामा की वो पूरा जो इनका रिपब्लिकन, और एक तरह से उनका भी तो मुख मुका हुआ था ना, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स का भी तो मुख मुका था ना आपस में, वो तुम्हारा थिंक टैंक तो मेरा थिंक टैंक, तो तुम्हारा मीडिया तो मेरा मीडिया, तो तुम्हारे जज तो मेरे जज, तो फलाना डिमाकना, ये तुम्हारी लॉबिंग कंपनी तो ये मेरी लॉबिंग, बारियां लेते जाते थे उधर। ये ट्रंप और आगे वो फारिग कर दिया, सबको फारिग कर दिया, सारे वो सारा सिस्टम ही तोड़ फोड़ दिया। अब ये है कि अब उसके अवफल है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जी अब आ जाए आप पाकिस्तान पे जी। और मुझे ये बताएं कि आईनी अदालत कौन से मुकदमे सुनेगी, और जो दूसरी अदालत होगी वो मंसूर अली शाह साहब ने जो सवाल उठाया कि दूसरी, एक तो आईनी होगी, दूसरी क्या गैर आईनी होगी, ये कैसे क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में, मुझे जरा अपडेट कीजिएगा तो फिर मैं उस पर तबसरा कर सकूंगा। जी नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, बहुत से अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की फाइनल कॉल भी दे दी गई है। देखिए जी, ये तो 24 तारीख को कॉल दी गई है, मुझे नहीं पता कि इस कॉल में क्या हिकमत अमली है और कैसे, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट फारिग हो गया है, ये नहीं, इससे नहीं चल पा रहा मामला, ठीक है ना। ये तो जाहिर है कि रियासत के साथ मामला तय हुए हैं उनके IMF के, और उन्होंने जाहिर है पाकिस्तान के एक लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं,
जो हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, जो फॉरेन पॉलिसी, लेकिन उसमें इस अरेंजमेंट का कोई उसको दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। इसमें हमारी जाहिर है कि ब्यूरोक्रेट्स बैठी हैं, और मेरा ख्याल है कि रियासती सतह पे ये मामला तय हुए आईएमएफ के साथ, क्योंकि औरंगजेब साहब जो बात कह रहे थे कि जी वो एफबीआर अहदाफ में नाकाम हो गई और ये हो गया वो हो गया, लोगों में सख्त इतनी नहीं है। बहरहाल आईएमएफ को उन्होंने कायल कर लिया, उनकी टीम ने, और उनको भी खराज तहसीन कि उन्होंने कायल जरूर किया, लेकिन वो मायूस तो थे। उन्होंने कहा कि एफबीआर आप नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप औरंगजेब साहब, माजरत, जब तक इस कुएं में एक जानवर पड़ा हुआ है, और वो है करप्ट एलीट। आप जो मर्जी कर लें, आप कुछ नहीं कर सकते। ये मुझे नहीं पता अदालतों में जो मुकदमे लगे हुए हैं, ये कैश भी नहीं है। अब जो बाहर पैसे हैं ना, बिलियंस और ट्रिलियंस, वो डॉलर्स में, पाउंड में नहीं है, वो क्रिप्टो करेंसी होगी। तो किसी ने बिटकॉइन लिया हुआ है, किसी कुछ, ये 5-10 सालों से ये उसमें हिसाब किताब हो रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक आप अवाम के सरों पे आप टैक्स लगाते जाएं, ताजरों को मारते जाएं, यहां पे कोई स्टार्टअप शुरू करे, नौजवान कोई बच्चा शुरू करे, आप उसको पकड़ के फेंटी मारें, उसके घर वालों को उठा लें, उसको नोटिस भेज दें, और अरब खरबपति लोग जो कि एलीट कैप्चर जिनका है, ठीक है, और वो खा गए इस पूरे मुल्क को और पैसा भी बाहर ले गए हैं, और जिनके बारे में निगरान वजीर आजम के जी जिसने जाना है जाए, मुल्क छोड़ के चला जाए, मतलब चूंकि इनके लिए छोड़ के चला जाए, और ये यहाँ के चरागाह के तौर पे खाते पीते रहें और फिर बाहर जाके जो है अय्याशियां करें। सवाल ये है कि ये अदालत में फैसला, ये आईनी कोर्ट के सामने लगा हुआ है, ये मेक और ब्रेक है अदालतों के लिए भी, ये पूरे मुल्क के लिए भी, कि क्या लूटा हुआ पैसा जो बाहर के बैंकों में पड़ा है, जिस पे अय्याशियां होती है, कोई टैक्स भी कुछ नहीं, उनको बच्चे भी नहीं आते पाकिस्तान, पीटीआई के लोगों, जिसके लोगों, मैं कहता हूं जो अक्रॉस द बोर्ड आप एक दफा अकाउंटेबिलिटी करें, ठीक है, और उसमें आप ये नए लोगों को, बच्चों को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, इवन जो फार्मर्स हैं, इवन डिग्रीज को छोड़ दें, अब डिग्रीज की भी वो इलॉन मस्क छोड़ दी थी उसने पढ़ाई अपनी स्टैनफोर्ड से। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो अपने अपने शोबों में अच्छे लोग हैं, आप उनको बराए करम आगे आने का मौका दें, ये इनसे जान छुड़ाएं। ये अरेंजमेंट ना, ये धरती पे बोझ है, जो मैं पहले बात, बोझ है इस पूरी धरती पे, ये किसी के भी नहीं है, ये किसी के भी, अपने मुल्क के भी क्या, एक दूसरे के भी नहीं है। ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। आप इनकी माफियाज को खत्म करें, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें, अपना हाउस इन ऑर्डर करें। अपना हाउस इन ऑर्डर हमारा हो चुका था, जब हमारे यहाँ शिद्दत पसंदी वसंदी को लोग लानत भेजते हैं, इस पे पाकिस्तान की अवाम लानत भेजते हैं, लानत, शिद्दत पसंदी पे, दहशतगर्दी पे, ये इंतहा पसंदी पे लानत भेजते हैं। लेकिन इशू क्या है कि जब आपने सर पे लाके करप्ट तरीन लोगों को बिठा दी है सरों पे, तो उसके नतीजे में क्या होगा फिर, मुझे बताएं। या लोग मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, या लोग जो है वो कहेंगे कि भाई हम जो है वो करप्शन का हिस्सा बन जाए, करप्ट निजाम का हिस्सा बन जाए। हर डिपार्टमेंट में पैसा खाया जा रहा है, पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है, और ये कौन सी स्मगलिंग रुकेगी, कैसे होगा जब तक ये लोग सारे बैठे हैं। आप बराए करम, पॉलिटिकल पार्टीज का मैं जिक्र नहीं कर रहा, ये नॉन पॉलिटिकल को फेंक दें उठा के साइड पे। क्या ये रिपब्लिकन्स हैं, ये जो अमेरिका में आ रहे हैं इस वक्त, क्या ये रिपब्लिकन्स वो नहीं है, ये वो रिपब्लिकन जो खास एक नुक्ता नजर रखते हैं। वरना पॉम्पियो भी आ जाता ना, माइक पॉम्पियो, ये तो सारे जो हैं ये बारियां लगाते थे, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स। ये उसका थिंक टैंक, ये मेरा, इसका फॉक्स है तो इसका सीएनएन है, तो इसका ये है, तो उसका फलाना अखबार है, तो ये तो सारे फटे हो गए। ये तो आ गए आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप, जो कि बिल्कुल जिनका वर्ल्ड व्यू डिफरेंट है मुकम्मल। बात सारी ये है कि इसमें आप अच्छे लोगों को लाएं, नौजवानों को मौका दें, वो अपना कारोबार शुरू करें, ताजरों को मौका दें। ये जान लोग बजाय इसके कि रिश्वतें दें, और कई बेशुमार लोगों को रिश्वतें दें, आप उनसे एक टैक्स लें, ताकि लोग टैक्स दें, अपना कारोबार करें। वो टैक्स भी दें और रिश्वत भी दें। वो ग्रे इकोनॉमी, उन लोगों के घरों का चूल्हा, खुदा का शुक्र है कि ये आईएमएफ से मिनी बजट इन्होंने कहा कि नहीं आ रहा, वरना लोग खुदकुशियां कर लेते, मर जाते लोग। अगर ये मिनी बजट आता और पता चलता कि गैस और बिजली का बिल बढ़ रहा है, मर जाते लोग। ये उस वक्त तक ठीक नहीं होगा जब तक आप अक्रॉस द बोर्ड, और ये टेररिज्म भी नहीं खत्म होगा, क्योंकि ये सारा नेक्सस है, स्मगल होती है चीजें। आप जब तक आप ये
इकोनॉमिक टेररिज्म के ऊपर हाथ नहीं डालेंगे, आपका ये हार्डकोर टेररिज्म खत्म नहीं होगा। इकोनॉमिक टेररिज्म, माशी दहशतगर्दी पे आप हाथ नहीं डालेंगे, आपका नौजवान मुल्क छोड़ के जाता रहेगा, आपके ताजिर जाते रहेंगे। वो ताजिरों को कोई जो है वो खुदकुश हमले नहीं हो रहे उन पे, उनको माशी दहशतगर्दी ने घेरा हुआ है। नौजवानों को माशी दहशतगर्दी, घरों के चूल्हे माशी दहशतगर्दी से बंद हो रहे हैं, घरों में कोई खुदकुश हमले नहीं हो रहे मुल्क में। ये बराए करम चाइना आपसे उनके कंसर्न्स हैं, बाकी मुल्क आपको समझा रहे हैं। ये बराए करम हम अपने अकाबरीन से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि बराए करम ये जो एलीट है इसको उठा के फेंकें एक तरफ। उसने कर दिया ना, एक बंदे ने करके दिखा दिया आपको दुनिया में, आप उसी को माई बाप वो जो सब समझते हैं जिनको, उसने करके दिखा दिया ना अमेरिका में, तो आपको क्या यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? और वो इससे पहले कि वो दुनिया देखे, शी जिनपिंग वहां पे देखिए, प्यूटिन को देखिए, आप अरब मुल्कों में देखिए कैसे दुनिया खड़ी, यूरोप में देखिए आप लोग खड़े हो रहे हैं रियासत में। आप जो है करप्ट लोग लाके गए यार, चुन के कोई रह तो नहीं गया, इसको इधर दे दो, इसको उधर दे दो, रिटर्न मुआहदा करवा दिया आपस में। भाई क्या है ये? तो मसला ये है कि ये मेरा ख्याल है कि रियासत इंशाल्लाह, अभी भी पूरी उम्मीद है कि ये बाहर से बढ़ता हुआ जो दबाव है ना, इसमें से हम आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। और इस दबाव का शिकना तारीख में ये मोड़ आना जरूरी था, इसलिए कि इसी प्रेशर में ये दबाव बढ़ेगा तो इसी में से फिर हम आगे कौम आगे निकलेगी। क्योंकि दुनिया अब एक करप्ट, एक घिसे पिटे सिस्टम को वो नहीं बर्दाश्त, वो बात ही करने पे तैयार नहीं है, ठीक है ना। पैसा और वो बाहर पड़ा है, वो जी हमें अभी इतने पैसे चाहिए और हमारे छोड़ दें जी अकाउंटों में पैसे, ही हमारे घर छोड़ दें जी, वो जी हमें मौसमियात के लिए पैसे दे दें। तो मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये जो निज़ाम गिर रहा है, इसकी दीवारें गिर रही हैं और इसको शायद धक्का लगाने की जरूरत भी ना पड़े। स्टूडेंट लाइफ में हम बड़े नारे लगाते थे, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। तो दीवारें ऑलरेडी गिर रही हैं और अगर हम धक्का देंगे तो गिर जाएंगी और इंशाल्लाह नई इमारत खड़ी हो जाएगी। और अगर हम दीवार के उस तरफ जाके खड़े रहे जो कि इस तरफ खड़े हुए, तो भी दीवार हमारे ऊपर गिर जाएगी। अल्लाह ना करे, ऐसा नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है कि ये अच्छी खबर आई है IMF की तरफ से, लेकिन ये कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है। हमें इलाज की तरफ जाना है। बतौर कौम, सियासी जमातें फरोही मामलात हैं, उनके अपने इश्यूज होते हैं, लेकिन बतौर कौम हमें आगे निकलना है ना। पाकिस्तान है ना, 25 करोड़ आवाम है ना, नौजवान है ना, खवातीन है ना, बुजुर्ग हैं ना, हमारे बच्चे हैं ना, हमारे ताजिर हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे मजदूर हैं, हमारे किसान हैं, हमारे वकला हैं। हम एक मुल्क हैं, तो बराए करम मुल्क भी तो है ना, बाकी लोग तो हैं सारे, लेकिन ये जो एलीट है कितने होंगे? 2000, 3000, 4000 कितने होंगे? मुल्क की बात भी तो है ना, मुल्क भी तो है ना, हमारे उलमा हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुल्क की पे इस वक्त रहम करें हमारी एलीट। और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में ये जो दबाव आ रहा है पूरी दुनिया का, इसमें हम एक बेहतरी का रास्ता ही निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। जी, बहुत शुक्रिया, बेहतरी की तरफ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए।